मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। मैं अधिकारी और अफसरों को कहना चाहता हूं, सब चीज अब खुली है। ये जमाना खुला जमाना है और आपका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हर ऑफिसर का हिसाब किताब लिया जाएगा। सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। ये बयान सिर्फ बयान नहीं, ब्यूरोक्रेसी की आस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाले ऐलान है। जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह के बयान फिजा में गूंजने लगते हैं। जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, उसके निशाने पर होती है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी पर आस्था का संकट क्यों गहराता है? क्या ये विचारधारा की बलि वेदी पर कुर्बान होते हैं या फिर राजनीतिक लड़ाई में मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं? मंगलवार को रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी को भी लपेटे में ले लिया। इससे पहले अप्रैल 2019 में विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी छिंदवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर के बहाने अधिकारियों पर निशाना साधा था। कांग्रेस जहां कमलनाथ के बयान को उन अधिकारियों और अफसरों की चेतावनी बता रही है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी चक्की के चलते ही सरकार चली गई। देखिए, ये तो कमलनाथ जी का डायलॉग है कि मेरी चक्की तो बारीक पीसती है, क्योंकि बारीक इसलिए कि खाना जल्दी पच जाए। और अधिकारियों को इस बात से समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से भाजपा का हथियार बन के आप काम कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। सरकारें आती जाती रही, तुमने भी अपनी आंखों से अधिकारियों देखा है। देखिए, कांग्रेस की चक्की कैसी चलती है और कैसा पीसती है, वो हम लोगों ने 15 महीने में देखा है। और उस चक्की का ही परिणाम है कि सरकार चली गई। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि जनता की चक्की में कौन पिसा, किसको मिला मतदाता का आशीर्वाद। लेकिन उपचुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि चुनावी चक्की में ब्यूरोक्रेसी आगे भी पिसती रहेगी, उस पर आस्था का संकट बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये संकट क्यों आता है? क्या अधिकारी सरकार में रहने वाली पार्टी की विचारधारा के रंग में रंगकर काम करते हैं या फिर सियासत अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसका सिर्फ इस्तेमाल करती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनावी चक्की में ब्यूरोक्रेसी। कई बार जब आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव के लिए जाते हैं तो कई सारे मुद्दे, जो जनता के मुद्दे कितने होते हैं, ये एक डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इनमें कई मसले ऐसे होते हैं जो कई प्रश्न खड़े करते हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी खड़े करते हैं कि ये विश्वसनीयता के एक संकट की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरह के वार अभी कमलनाथ जी जो विपक्ष में हैं वो कर रहे हैं, और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक रैली को छिंदवाड़ा में संबोधित कर रहे थे तो उनका अंदाज़े बयां भी आपने देखा। अब ये देखकर लगता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई बंट गई है या हमारे राजनेताओं ने उसे बांट दिया है। ब्यूरोक्रेसी को तो परमानेंट गवर्नमेंट कहा जाता है, स्थायी सरकार है वो। 30 साल 35 साल एक अधिकारी कर्मचारी नौकरी करता है और जाहिर तौर पर वो अपनी निष्ठा को किसी राजनीतिक दल से जोड़ेगा तो कठिनाई और चुनौती तो होगी ही। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी तो क्या ऐसा भी होगा कि लोग ये भी कहेंगे कि 5 साल में ब्यूरोक्रेसी के लिए भी चुनाव करा लीजिए, कौन साहिबान किस पार्टी के हैं ये पता चल जाए। जैसे मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि साहब इनके लिए भी चुनाव करा लीजिए, कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का है सब पता चल जाएगा। लेकिन ये बातें भले ही मजाक में विनोदी लहजे में की जाए, लेकिन ये बहुत गंभीर बातें हैं, क्योंकि ऐसा कह के आप कहीं ना कहीं एक भरोसे पर सवाल खड़ा करते हैं।
और ये सवाल सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर ही नहीं है, ये सवाल देश की हर सर्वोच्च संस्था पर भी है। क्योंकि आप मिलजुल कर जब आप विपक्ष में होते हैं, आपकी राय भिन्न होती है उसी संस्था को लेकर, उसी ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उसी एजेंसी को लेकर, लेकिन ये वर्गीकरण बहुत बढ़ता चला जा रहा है और ये माना जाने लगा है कि सत्ताधारी दल जो भी होता है, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ें अगर बहुत सामान्यकृत कर दी जाएंगी तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अब न पहले वाला समय है, न पहले की नैतिकता है, न पहले के मानदंडों के पालन का ये समय है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिव अनुराग पटेरिया जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, प्रवक्ता और ग्वालियर में इन दिनों डेरा डाले हुए वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मिश्रा जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं और सेवानिवृत्त अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी RLS यादव साहब, जो सेवानिवृत्त DGP भी रहे हैं, वो भी फ़ोन पर जुड़ेंगे और मैं टीम से समझ लेता हूं कि वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो पहली टिप्पणी मैं उन्हीं के लेकर आगे बढ़ता हूं। और RLS यादव एक ऐसे अधिकारी हैं जो नियम, मूल्य, मान्यताओं को लेकर पहचाने जाते रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक बेहतरीन लेखक भी हैं और पुलिस सेवा और पुलिस प्रणाली पर केंद्रित तो उनकी पुस्तकें चर्चा में हैं भी, लेकिन समाज को एक सामाजिक नज़रिए से देखने की उनकी दृष्टि कमाल है। यादव साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूँगा सर कि ये जो वर्गीकरण है, दो बयान आपने भी सुने होंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अधिकारियों सुन लो, पुलिस वाले भी सुन लें कि कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है और ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी एक स्टेटमेंट आपने और हमने सुना। किस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी को, जो ये वर्गीकरण किया जा रहा है या ये होता चला जा रहा है, कि किस तरह देखते हैं आप इस चुनौती को? देखिए, राजनीति फुल फ्लो में है अभी प्रजातंत्र हमारा जी, और नीचे के लोग भी जग गए हैं, हर तबका जग गया है, अपने अधिकार के प्रति सजग है। कोई भी थोड़ा पक्षपात करता है तो दिखता है। एक गाना था और के मिश्रा साहब स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे जब हम इंदौर में थे जी। तो प्रशासन जो था अपोजिशन में ज्यादा पॉपुलर था रूलिंग पार्टी के अपेक्षा जी। उसका कारण था कि अपोजिशन है वो खाली सही काम चाहता है, फेवर नहीं चाहता जी। जो पावर में वो फेवर चाहते जी। हैं। तो यदि निष्पक्ष प्रशासन है तो इस तरह की शिकायत करने का मौका पॉलिटिकल मास्टर्स को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता जी। समस्या हमारे यहाँ भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी आ गई है कि एक तो 15 साल तक एक ही तरह के शासन व्यवस्था में रहने के कारण क्या सोच होगी सरकार की, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो सब कुछ बदल गया जी। इतना लंबा शासन के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी दूसरा पक्ष जानने की बहुत इच्छा नहीं रही जी। तो एक तो प्रजातंत्र के लिए ये हेल्दी भी हो सकता है, दिक्कत भी है, और दूसरा दोनों ओर से थोड़ा सा कमजोरी आई है विश्वास। आज सरकार बदलती है तो यही ब्यूरोक्रेट दूसरी ओर भी जाते हैं और थोड़े दिन में सब एडजस्ट हो जाता है। तो ब्यूरोक्रेट को भी चाहिए, अधिकारियों को भी चाहिए कि निष्पक्ष रहें, क्योंकि लंबे समय तक उनको फील्ड में रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो निष्पक्ष रहें। प्रशासन में रह के तो आप किसी के साथ रह सकते हो, विरोध आपको चाहे किसी कलेक्टर को, एसपी को, अधिकारी को, तो रोज परेशान करते रहे। आजकल साधन इतने हो गए हैं, वाचडॉग इतने हो गए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया है, विधानसभा में क्वेश्चन उठते रहते हैं, जुडिशरी के थ्रू बहुत सी बातें उठाई जा सकती हैं, झंडा लेके कोई हर चीज पर खड़ा रह सकता है। तो प्रशासन के अधिकारियों को जानना चाहिए कि विरोध बड़ा जबरदस्त विरोध कर सकता है विरोध पक्ष, ये भी वो सही काम नहीं करेंगे। जी और जी। धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी का एक संक्रमण काल है। एक ही चीज किसी को खराब लगती है, किसी को अच्छी लगती है, और ये 8-10 साल और चलेगा। जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, ब्यूरोक्रेट भी समझ जाएंगे, पॉलिटिशियन भी समझ जाएंगे आपस का तालमेल कैसे किया जाए। महत्वपूर्ण बात कही है आपने, इसीलिए कहने वाले विश्लेषक ये भी कहते हैं कि हम एक युवा डेमोक्रेसी हैं। दुनिया की उन कंट्रीज़ के मुकाबले, अमेरिका या उनके मुकाबले जिनके
कम से कम लगभग 2 सदियां जिनको स्वतंत्र हुए बीते हैं, और हम एक युवा डेमोक्रेसी हैं और बहुत सारी चीज़ों को अभी भी हम इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इस बात को लेकर सहमत हो सकता हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं यादव साहब इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए। मैं एक छोटी टिप्पणी लूँगा शिव अनुराग पटेरिया जी की, फिर आगे बढ़ूँगा। पटेरिया साहब जी। शरद जी, वास्तव में हम राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र में हैं, जिसमें जो हमारा पॉलिटिकल मास्टर है वो अपने को आपको राजा से कम नहीं समझता है, और जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल का व्यक्ति है वो भी अपने आप को राजा ही मानता है। वो मानता है कि चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग अपने आप को मानता है। शिवराज जी ने छिंदवाड़ा में जो कुछ कहा था और आज रायसेन में कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा, उनका मतलब यही है। मुझे लगता है दोनों लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक रहे हैं, तो कम से कम शब्दों के साथ संयम, ये धमकाने की शैली मैं तो कम से कम डेमोक्रेसी के लिए मंजूर नहीं करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को धमकाते क्यों हैं? अगर आपको लगता है आपका साक्ष्य सबूत है तमाम आपके सामने, आपको लगता है पटेरिया साहब अधिकारियों का रवैया भी उकसाता है राजनेताओं को? निश्चित तौर पर अफसरों के बारे में पिछले 25-30 सालों मैंने देखा। 30 साल पहले जब मैं, या 40 साल पहले जब मैं छतरपुर में था, तब जो RLS यादव साहब कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष में अफसर ज्यादा लोकप्रिय होते थे क्योंकि वो न्याय चाहते थे। आज ज्यादातर बड़ी संख्या में जो अफसरों कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एक पॉलिटिकल टूल बन के सारा काम करने लगते हैं। जैसे पॉलिटिकल मास्टर बदला, आप याद करिएगा जब सत्ता का संक्रमण काल था और नई सत्ता आने तक थी, 3 चीफ सेक्रेटरी बदल गए, SR मोहंती, M गोपाल रेड्डी और तत्कालीन इकबाल सिंह बैस। दरअसल ये पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ी बात है, अगर आपका नियुक्ति, आपकी स्थापना एक ट्रांसफर प्रमोशन बोर्ड के जरिए हो तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत 1 महीने का अंतराल में अगर 3 चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को देखने को मिलते हैं तो इससे बड़ा साक्षात उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरा, आप लगातार ऑडियो वीडियो चाहे कांग्रेस के जमाने में चाहे बीजेपी के जमाने में आप सुन लीजिए कि हम ऐसा कर देंगे। इमरती देवी कहती है हम कलेक्टर के जरिए जीत के दिखा देंगे। ये क्या तमाशा है? कम से कम राजनेताओं को अगर एक कहते हैं तो नौकरशाहों को साबित करना चाहिए कि वो निष्पक्ष है, ईमानदार है। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया, IAS के बारे में या ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। अब तो वो रस्सी का फ्रेम भी साबित नहीं हो रही है। तमाम तरह के घपले घोटालों में पर्याप्त संख्या में लोग, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं। अब अगर ये स्थितियां हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है और एक कोई हेल्दी साइन नहीं है। या फिर आप डेमोक्रेसी को उस ऊंचाई तक ले जाइए और एक उसको उस तरह का बाना पहनाइए, और हम ज़रूर, मुझे लगता है, मैं तो बहुत आशावादी हूं कि हम वहां पहुंचेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका में एक पुलिस प्रमुख राष्ट्रपति को लेकर ये टिप्पणी करता है कि शायद उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है, अगर उनको ज़मीनी सच्चाई पता होती तो शायद वो इस तरह की बात नहीं करते कि सेना को सड़कों पर उतरकर सारी स्थिति को संभाल लेना चाहिए। मुझे लगता है हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये स्वतंत्रता अगर देनी है तो ये स्वतंत्रता निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी के पास होनी चाहिए कि वो अपनी निष्ठा के अनुरूप या तो लगाए, और कई अधिकारी हमने देखा है कि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात भी बड़ी ताकत से रखते हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी स्पष्टतः सामने रखते हैं। रजनीश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, विचारवान राजनेता हैं दोनों आज हमारे साथ, के मिश्रा और रजनीश जी, तो दिलचस्प टिप्पणियां होंगी, मैं बड़ा उत्सुक हूं सुनने के लिए। जी रजनीश जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज की ब्यूरोक्रेसी हो या आज की सरकारें हों, ज़्यादा परखी जाती हैं, ज़्यादा कटघरे में होती हैं, ज़्यादा बार बार उनसे सवाल होते हैं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, मीडिया के तमाम आयाम हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। आपने और हमने कई किस्से सुने हैं सिगरेट की पर्ची पर गवर्नमेंट की नौकरी लगाते हुए, लगवाते हुए जी, कई तमाम निर्णय करते हुए, करवाते हुए सुने हैं निर्णय। किस प्रकार सत्ता के चेरी कहें ब्यूरोक्रेसी को बनाने का काम हुआ, और वो जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं वो भी जाने जाते हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए। तमाम इस प्रकार की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज तो छोटे छोटे मसले भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बन जाते हैं। और हम एक बात जान लें, मुझे लगता है कि सब कुछ दोषी सरकार में आने वाले राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, ब्यूरोक्रेसी सब ठीक है। ब्यूरोक्रेसी अविश्वास पे चलती है, ब्यूरोक्रेसी पूरी अविश्वास पे चलती है, राजनीतिक दल विश्वास के आधार पर चला करते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए रजनीश जी। और बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल उसी अविश्वास पे, ऐसा कि ये ऐसा नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा करेगा तो ऐसा हो सकता है, नकारात्मक भाव
अविश्वास की प्रवृत्ति ये लगातार बढ़ती है। एक पॉजिटिव अप्रोच जो हमारी भारतीय समाज की है, किसी काम को रचनात्मक दृष्टिकोण से बढ़ाने की ललक, ऐसे अधिकारी बड़ी तादाद में हैं। और आज के जो नए अधिकारी, युवा अधिकारी आ रहे हैं, वो तो रास्ते निकाल के मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया काफी हद तक नकारात्मक है। नहीं, मैं मान रहा हूं कि आज का जो युवा अधिकारी आ रहा है वो बहुत हद तक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। कुछ लोग हैं जो नकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं और जो उन्होंने सोच लिया वही सच है। राजनेता मूर्ख है, चाहे वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो, भाजपा का हो। और दूसरी बात जो बात कही, जो जिस प्रकार कमलनाथ जी के इस संदर्भ में, रायसेन के रैली के संदर्भ में कई बार दबाव बनाने की कोशिश होती है कि हम दबाव बनाएं और अपना उल्लू सीधा करवा लें। इतने सालों तक ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण करके कांग्रेसीकरण करना कौन करता रहा? हमारे ऊपर तो ये 15 साल के बाद भी आरोप है कि शिवराज जी का भी आपने सुना स्टेटमेंट? नहीं, मैं उसी पर आता हूं। हमारे ऊपर 15 साल में ये आरोप है कि साहब भाजपा का विधायक भी क्यों ना हो या भाजपा का नेता बड़ा क्यों ना, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा सुनती नहीं है। तो भाई साहब के हाथ जोड़ के नमस्ते करते रहते हैं, कांग्रेसी आते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, गाली गलौज कराते हैं और अपना काम करा के निकल लेते हैं। ये हम पर आरोप है। आदरणीय पटेरिया जी मेरे बात से सहमत होंगे शायद। बिल्कुल 15 साल के बाद भी आरोप रहता है हमारे ऊपर। हम भाई साहब नमस्ते करते रहते हैं और वो गाली गलौज करके काम करवा के निकल लेते हैं। हमने एक सभ्यता विकसित करने का काम किया। और मैंने कहा ना, पहले भी कहा, मैंने कांग्रेस भाजपा का नाम लिए बना कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और वो लुब्रिकेंट्स लेके काम कैसे हो सकता है, ये दिशा अगर ब्यूरोक्रेसी की होगी तो कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये दबाव बनाने का काम चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, कटघरे में खड़ा कर दो, मशीनरी को खड़ा कर दो, भारत निर्वाचन आयोग को खड़ा किया गया, केवल तिथि नहीं घोषित हुई। आपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया है बातचीत को। के मिश्रा जी की मैं टिप्पणी लूंगा कि साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि उसकी विनम्रता को अधिकारियों का एक वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, जितना मैं रजनीश जी के भाव को समझ पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भाई साहब कहते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा। कांग्रेस किस तरह देखती है? उनका यह भी आरोप है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस की संस्कृति डांटने और डपटने की है। जी मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा मुझे अधिक समय दीजिएगा। सर है सर, बिल्कुल है, आप बोलिए। आपने बहुत अच्छी बहस आज प्रारंभ की है और आज की इस बहस ने मुझे इमोशनल कर दिया है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इमोशनल क्यों? जी, तो आपको मैं बता दूं, और आप खुद जानते हैं कि मेरी कार्यशैली में मैं अपना रोल मॉडल या आदर्श बहुत कम लोगों को मानता हूं जी, मगर आज आरएलएस यादव साहब जो बैठे हैं इस बहस में जी, वे और उनके साथ 70 के दशक में इंदौर में कलेक्टर रहे माननीय नरेश नारद साहब, ये मेरे उच्च आदर्श हैं अधिकारियों में। और एक किस्सा मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहूंगा। आज पॉलिटिकल बात में नहीं करूंगा, कोई इमोशनल बात करूंगा जी, कि उस दौरान सबसे सख्त चीफ मिनिस्टर माननीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी थे जी, और नरेश नारद साहब कलेक्टर थे और रामलाल सिंह यादव साहब एसपी थे। और हम लोगों के संबंध बड़े भाई और छोटे भाई और मार्गदर्शक जैसे थे प्रशासन से जी। और सकलेचा साहब की पत्नी हमारी आदरणीय मम्मी जी, नारद साहब जब मंदसौर कलेक्टर थे तो आपातकाल के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान प्रशासन ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो मम्मी जी बड़ी नाराज थी नारद साहब से, और वो बार बार नारद साहब के ट्रांसफर के लिए माननीय सकलेचा साहब को कहती थी जी। सकलेचा जी नारद साहब का ट्रांसफर नहीं करते। जब नारद साहब का ट्रांसफर हुआ, यादव साहब का ट्रांसफर हुआ जी, और हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में 70 के दशक में पहली बार किसी अधिकारी को विदाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दी, क्योंकि हम उस टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑफिस बेरर थे जी। तो नारद साहब ने यादव साहब की मौजूदगी में होटल शेबा, जब एक कॉम्प्लेक्स बन गई जहां हम लोगों को कॉलेज टाइम का ठिया था जी, नारद साहब ने अपने भाषण में सुनाया कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी मुझसे बहुत नाराज थी और मुख्यमंत्री जी से बार बार कहती थी कि नरेश नारद जी का ट्रांसफर करिए। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि नारद साहब आपका ट्रांसफर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सबसे उधम यहाँ कांग्रेस के नेता करते हैं और वो सबसे आपके अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं आपका ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये उच्च आदर्श मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के बीच होते थे। और इसलिए, और मैं गर्व से कहूंगा, रजनीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी गाली बक के जाते हैं, काम करवा लेते हैं। रजनीश जी 353 में सजा आपके विधायक कोई हमारे किसी नेता को नहीं हुई है। और यादव साहब और नारद साहब ने हम लोगों को इतना स्नेह दिया था कि एक बार भयंकर लाठीचार्ज हुआ जी, 5000 छात्रों का नेतृत्व में कर रहा था, सब लाठियां पीटी। नारद साहब ने आखिरी में जब कोई नहीं लड़का मान रहा था
तो नारद साहब ने और यादव साहब ने मुझे कहा कि हम तुम्हें बड़े भाई की हैसियत से कहना कि गदर बंद करो। शरद भाई, हमने 10 मिनट के भीतर सारी गदर बंद कर दी थी। ये अधिकारियों के और विपक्ष के निश्चय होते थे और उसको ताकीद किया सुंदर आदरणीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जैसे सख्त मुख्यमंत्री ने जी। अब क्या है कि हम जो भी मुख्यमंत्री, में किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, जब सरकार अधिकारियों के दम पर चलेगी, अधिकारी मुख्यमंत्रियों को अपनी उंगली पर नचाएंगे, कान में बोलकर मुख्यमंत्री के गाने के बाद ताली बजा रहे हैं तो उनको बंद करने का इशारा कर देंगे, ताली मत बजाइए, तब अफसरशाही सरकार पर हावी होगी। और दूसरा, आपने इशारे में बहुत बड़ी बात की, मैं आपके साहस को सैल्यूट देता हूं कि सर्वोच्च संस्थाएं भी इसकी शिकार हो रही हैं। जब, और मैं उसको स्पष्ट करूंगा कि जब अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद हम राज्य मंत्री का दर्जा देंगे, कैबिनेट का दर्जा देंगे, उन्हें आयोगों में बनाएंगे, उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी बनाएंगे या उन्हें राज्यपाल बनाएंगे। आपने सर्वोच्च बात कही थी कि सर्वोच्च संस्थाएं भी, मैं तो क्षमा के साथ चाहूंगा और आपके साहस को सलाम कहूंगा और दृढ़ता से कहूंगा कि जब जुडिशरी भी सरकार से ओवरलाइज होने की कोशिश करती है तो आपने काफी भावुक बात कही। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ना न्याय जनता को मिल पाएगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने सर्वोच्च संस्थाओं पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनकी बात की है, और इससे आप ये मत मान लीजिएगा कि मैं साहसी नहीं हूँ। मेरे साहस का पैमाना मुझे पता है, लेकिन मेरा आशय जो था वो ये था कि हर चीज को संदेह के दायरे में लाना और खड़ा करना, जैसा बखूबी आपने कहा, वो उचित नहीं है। मेरा कहने का आशय ये था। रजनीश जी, आप कहना चाह रहे थे। आप शरद जी, आपने बहुत अच्छी बहस, आज की बहस जी, आज की बहस बहुत वैचारिक है और इमोशनल करने वाली है, ये सामान्य बहस नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजनीश जी। जो बात 70 के दशक की मिश्रा जी ने सुनाई, मिश्रा जी, उस समय अधिकारी का संबंध जनता से हुआ करता था, राजनीतिक दलों से हुआ करता था। आज तो अधिकारी अपने आप को ऊपर समझता है और जनता और जनप्रतिनिधि और तमाम प्रकार के दूसरे लोग नेता हो गए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे लोग कटे हुए महसूस करते हैं, अधिकारी नेता हो गए हैं। उनसे अगर कोई बात कर ले तो ऐसा लगता है जैसे बस साहब हमने कोई गलती कर दी, कोई पाप कर दिया। उनका एटीट्यूड, उनकी सोच, उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी समझ और बाकी जो गांव का होगा, कस्बे का होगा, गांव की पृष्ठभूमि से आता होगा, या हो सकता है साहब उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसने IAS IPS नहीं पढ़ा होगा, लेकिन समझ तो रखता होगा। उससे संवाद करने में जब घुलती मिलती ब्यूरोक्रेसी है तो समाज सुनहरा होता है और वो संबंध बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे को पता है कई कलेक्टर्स पिछले 2017-18 में जब विदाई हुई थी तो किस प्रकार के नरसिंहपुर के कलेक्टर्स के साथ मीडिया ने दिखाया था। उस समय का 2-3 साल पहले का ही मसला है। तो आज भी वो SP जब अनुराधा शंकर जी थी, उनकी विदाई के समय रायसेन में हमने देखा है माहौल किस प्रकार से गमगीन हुआ था। तो ये माहौल बनता है उनके संबंध समाज के साथ में कितने अच्छे हैं। दूसरी बात आपने कही कि आज ऐसा तमाम उच्च संस्थाओं के बारे में, क्षमा करिएगा मैं वो दोहराना नहीं चाहता था। जोकर्स का समूह किसके लिए, किसने कहा था? आउट ऑफ टर्म प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देकर किसके शासनकाल में हुआ था? सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाने का काम किसने किया? मैं करना नहीं चाहता। CBI के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी कि ये पूरी व्यवस्था को दोषी मान रहा हूं। ये माननीय कांग्रेस की सरकारों में पूरी संस्थाओं का जितना अवमूल्यन हुआ है, और अब जब विपक्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई तो उनको लगता है इस पर सब पे तो अधिकार मेरा था जी, ये मोदी सरकार ने कैसे ऐसे कर दिया, ये तो मेरा अधिकार था, जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकलाज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये वर्तमान के संदर्भ में जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो आपके अतीत, काला अतीत जो कांग्रेस सरकारों का उसको याद दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सब अपनी भूमिका का दायित्व कहीं ना कहीं एक निरपेक्ष भाव से रखें, जो हमारे संविधान की मूल भावना भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक टीम में होता है कि अगर कोई अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहा है तो दूसरा सक्रिय हो जाए। अगर कहीं पॉलिटी को लग रहा है कि पॉलिटी से कोई त्रुटि हो रही है, त्रुटि सबसे हो सकती है, मीडिया से हो सकती है, जुडिशरी से भी हो सकती है, पॉलिटी से हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी से भी हो सकती है। कोई होली काऊ नहीं है, कोई पवित्र गाय नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि वो त्रुटि नहीं कर सकता है। लेकिन क्या दूसरा संभालने के लिए तत्पर है? क्या अगर पॉलिटी से चूक हुई तो ब्यूरोक्रेसी संभाल लेगी, ब्यूरोक्रेसी से गलती हुई तो राजनीतिक व्यवस्था संभाल लेगी, मीडिया से गलती हुई तो फिर पॉलिटी संभाल लेगी, जुडिशरी संभाल लेगी? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि अगर ये लोकतंत्र के इन चारों घटकों से
पॉलिटी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, जुडिशरी, इन सब से अगर कोई त्रुटि हुई तो वो जनता जो निरपेक्ष भाव से सबको देख रही है, क्या वो बता देगी कि संभल जाइए, मत करिए, ये ठीक नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चारों तंत्र हैं ये डिलीवर जनता के लिए करते हैं। इनका डिलीवरेंस जो होता है वो जनता के लिए होता है, और जनता वो मापदंड है जिसको ये चारों घटक बहुत गौर से देखते रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए किनारे बैठ के कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। हम सबको अपनी वॉचडॉग की भूमिका निभानी होगी, और यही सबसे बड़ा तंत्र है। इसमें ना बीजेपी का दोष है, ना कांग्रेस का दोष है, और दोष देखने के लिए हम यहाँ बैठे भी नहीं हैं। हम चीज़ों को बेहतर करने के लिए बैठे हैं और ईमानदारी से भविष्य को देख रहे हैं, क्योंकि जितना प्रेम बीजेपी देश से करती है, कांग्रेस भी करती है, दूसरे राजनीतिक दल भी करते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, ये चलते रहेंगे। मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतीत होती है, और बहुत ऊर्जा से आप सबने इस बातचीत को अपने अपने वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत उम्मीद से मैं भविष्य की तरफ उसको देख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद के मिश्रा साहब, धन्यवाद शिवनाग पटेरिया जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।